सो अब देखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड वाइल लुकिंग एट द फाइनेंशियल्स। ठीक है, एक और चीज, अभी ये पार्ट 3 स्टार्ट हुआ है, ये मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके लिए ये नहीं है, आपको इसको नहीं सोचना है। ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें मुझे ये पीडीएफ डालना पड़ता है। आपके केस में आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा लिंक के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं, और एमसीक्यू का लिंक भी डिस्क्रिप्शन से, वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं टू कीप इन माइंड वाइल लुकिंग एट द फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स देखते वक्त क्या क्या पॉइंट्स को याद देखना जरूरी है, ये हम लोग अभी देखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कैन बी इंटीमीडिएटिंग इफ द टर्मिनोलॉजीज आर नॉट नोन। अगर आपको टर्मिनोलॉजीज जो हमने सीखे वो अगर पता नहीं होते, तो कहीं ना ये भी आपको पता चल ही गया होगा, 8वां चैप्टर चल रहा है और आपको काफी हद तक अभी जब आप न्यूज पढ़ेंगे, कोई भी फाइनेंशियल न्यूज आती है जैसे मिंट पे आती हैं या फिर फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, जब आप न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ अब समझ में आने लगेगा। इनफैक्ट जब कॉर्पोरेट एक्शंस पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में आप और भी काफ़ी चीज़ें समझने लगोगे। ठीक है, बट तब तक के लिए अभी आपको जब ये चैप्टर पूरा जब खत्म हो जाएगा उसके बाद में आप खुद एक बार न्यूज़ पढ़ के देखना, तो आपको ये जो फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज हैं, जब आप ये इनको पता करोगे तभी आपको कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी एनालिसिस करना आएगा, और तभी आप जो है फाइनेंशियल चीज़ों को समझ पाएंगे, फाइनेंस की चीज़ों को समझ पाएंगे सही से। सो हाउएवर द सेम नंबर्स बिकम एडिक्टिव इफ द लैंग्वेज इज अंडरस्टूड। अगर लैंग्वेज अगर आप समझ गए इन नंबर्स की, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, इन फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज की, इनकी डेफिनेशंस अगर आप समझ गए या फिर आप इनको समझने लगे, तो कहीं ना कहीं पे ये जो नंबर्स हैं आपके लिए एडिक्टिव बनते जाते हैं, आपको अच्छा लगता है उनको देखने में, समझ में आती हैं चीज़ें क्या है। Number can be made to look good by making assumption or by creating accounting ठीक है, जो नंबर्स हैं ये दिखाए जा सकते हैं, इसको गुड दिखाया, अच्छा दिखाया जा सकता है, और इसके बाद में जो क्रिएटिव अकाउंटिंग जो करते हैं जो लोग, वो उसको इस तरीके से आपके सामने अकाउंटिंग करके रखेंगे कि आपको लगे कि सब कुछ सही है। लेकिन qualification of auditor in notes to an account, the fine print are very useful part of the annual report। तो annual report को बहुत ही अच्छे से दिखाया जा सकता है, उनको बड़ा चढ़ा के बताया जा सकता है ताकि इन्वेस्टर पैसा डाले उसके अंदर, या फिर आप जैसे रिटेल और मैं, मेरे जैसे रिटेल लोग जो है इसमें पैसा डालें। बट कहीं ना कहीं पे उसका क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर जो है देखना ज़रूरी होता है। उसके जो फाइन प्रिंट होती है उसमें जो ऑडिटर की जो रिव्यू है या जो उसने बताया गया है, उसके बताया है उस रिपोर्ट के बारे में, उसको भी पढ़ना कहीं ना कहीं पे ज़रूरी होता है। अगर वो क्लियर है रिपोर्ट तो कोई इशू नहीं है, लेकिन क्वालिफाइड या फिर क्लियर नहीं है रिपोर्ट, या मतलब कुछ असम्पशन उसने नहीं ले पाया है, उस मतलब एक क्लियर व्यू नहीं मिला है उसको, तो उस केस में वो रीज़न बताएगा, वो रीजंस को पढ़ के भी हमें काफ़ी कुछ आइडिया मिलती है। सो पहला पॉइंट ये था कि हमें कहीं ना कहीं पे जो फाइनेंशियल है उसको बस अंधाधुंध नहीं देखना है, लेकिन उसमें हमें ये समझना है कि जो मैनेजमेंट टीम है या जो एनुअल रिपोर्ट बना रही है वो कहीं ना कहीं पे बड़ा चढ़ा के बता सकती है, लेकिन अगर हम लोग ऑडिटर के रिव्यूज देखें कहीं ना कहीं पे, तो हमें एक क्लियर व्यू वहाँ पे मिल सकता है। चेंज इन अकाउंटिंग पीरियड कैन बी लीड टू कंफ्यूजन वाइल कंपेयरिंग प्रीवियस ईयर्स मेंबर्स। ओके, तो जो चेंज इन अकाउंटिंग पीरियड, अगर आप अकाउंटिंग के जो पीरियड चेंज करोगे तो कहीं ना कहीं पे उस डेटा में भी चेंज होगा, क्योंकि अकाउंटिंग एक टाइम पीरियड से टाइम पीरियड तक होना ज़्यादा सही रहता है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। सिमिलरली वन ऑफ द आइटम्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज प्रॉफिट्स, एंड इफ देर आर नॉट स्टडीड प्रॉपरली द एंटायर एनालिसिस कैन चेंज। तो जो अकाउंटिंग हो रहा है, जिस टाइम पे हो रहा है, जो जो चीज़ें मेंशन की वो चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है, उसमें से कुछ मिस हो गया तो कहीं ना कहीं पे जो नए लोग जब उस कंपनी का एनालिसिस करेंगे तो उनको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ईयर आफ्टर ईयर इज व्हाट इज द बेस्ट फॉर द इन्वेस्टर। एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अगर मिलती है ईयर आफ्टर ईयर की, तो ये बेस्ट रहता है एक इन्वेस्टर के लिए समझने के लिए। कंपनी विच कंटिन्यूज टू ग्रो सेल्स, इंक्रीज प्रॉफिट, इंक्रीज नेटवर्थ, रिड्यूस डेप्ट, improve margin, and finally improve the return or the net worth for the investor is one which will create the value over a long term period। तो ऐसी कंपनीज या ऐसे एसेट्स या ऐसे स्क्रिप्ट्स या बोल सकते हैं सिक्योरिटीज जहाँ पे वो पैसा डालते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपनी सेल्स बढ़ाएं। इन्वेस्टर चाहते हैं कि कोई कंपनी है जहाँ पे सेल्स बढ़ रही हो, उसके प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहे हों, उसके नेट वर्थ भी इंक्रीज हो रहे हो, जो डेप्ट है वो कम हो रहा हो, और इंप्रूविंग मार्जिन जो है मतलब जो
खर्चा हो रहा है उसके अलावा जो प्रॉफिट बच रहा है, जो टोटल अमाउंट में से जो मार्जिन निकल के आ रहा है वो, एंड फाइनली इम्प्रूव द रिटर्न ऑन द नेटवर्थ, या रिटर्न ऑन इक्विटी भी बोल सकते हैं इसको आप। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ एक ही चीज है, ठीक है। ये अगर बढ़ रहा है तो इन्वेस्टर के लिए कहीं ना कहीं पे ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। रीडिंग ऑडिट रिपोर्ट टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो हुई है, हर एक बार जो अकाउंटिंग होती है उसके बाद में ऑडिटर के पास में भेजा जाता है, ऑडिटर उसको चेक करता है सही से, और ये ऑडिटर को भी डालने के लिए एक ऑडिटिंग कमिटी होती है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ऑडिटिंग कमिटी और ऑडिटर भी जो है हर 5 साल में, 5 ईयर्स में चेंज किया जाना चाहिए। ये हमने पिछले चैप्टर में गवर्नेंस में देखा था, अगर आपको याद होगा तो, राइट। अब हम लोग देख रहे हैं कि ऑडिटिंग रिपोर्ट रीडिंग, मतलब ऑडिटिंग रिपोर्ट की रीडिंग कैसे करनी है जिससे कि अंडरस्टैंड हो क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग। आप बोलेंगे जज भाई आपने तो बोला था कि सम्स आने वाले हैं इसके अंदर, तो अभी शुरुआत है, याद करिए बस। इसके आगे 1-2 पॉइंट्स में सम्स चालू होंगे, या फिर बोल सकते हैं हम लोग फॉर्मूलाज चालू होंगे, उस टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहला जो आधा पार्ट है ये पूरा थ्योरेटिकल है, और आई होप ये अभी तक आपको समझ में आ गया। बहुत ईजी है, ईजी वे में मैंने समझाया है आपको, हर एक लाइन का मतलब मैंने समझाया। हर एक लाइन को आप रीड करिए, समझिए, एंड उसको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए, ठीक है। रीडिंग ऑडिटिंग रिपोर्ट टू अंडरस्टैंड, ऑडिटिंग रिपोर्ट को अंडरस्टैंड करना, क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की क्वालिटी चेक करने के लिए ऑडिटिंग रिपोर्ट पढ़ना, ये बताया गया है। अ कंपनी मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द अकाउंट, तो जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए। द ऑडिटर वेरीफाइज द अकाउंट टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो ऑडिटर्स का काम होता है वेरीफाई करना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताया गया है वो ट्रू और फेयर हो ऑन द व्यू ऑफ अकाउंटिंग। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द ऑडिटर्स ओपिनियन आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू देम, ठीक है। ऑडिटर का जो व्यू है या फिर जो ओपिनियन है वो उसी इंफॉर्मेशन के ऊपर है जो कि कंपनी ने प्रोवाइड करी है ऑडिटर को, ठीक है। बेस्ड ऑन देयर असेसमेंट दे प्रोवाइड देयर रिपोर्ट विच कैन फॉल अंडर द एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो जब कोई ऑडिटिंग रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट ऑडिटर के पास में रिपोर्ट आती है ऑडिट करने के लिए, तो वो फाइनल में 3 व्यू देता है अपने। उसमें से पहला व्यू होता है क्लीन रिपोर्ट। क्लीन रिपोर्ट है, दैट मीन्स कि कोई भी प्रॉब्लम या क्लीन ओपिनियन इज गिवन व्हेन द ऑडिटर हैव नो इशू विद द रिपोर्ट। रिपोर्ट जो आई है वो एकदम सही है, ऑडिट करके निकली है। टिपिकली द फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ द क्लीन रिपोर्ट इज फेयरली स्टैंडर्ड एंड दे मोस्टली लुक द सेम अक्रॉस द कंपनीज, ठीक है। बट डिस्क्लेमर अगर देता है तो इसका मतलब क्या है? क्लीन रिपोर्ट मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पढ़ा, मुझे समझ में आ गई रिपोर्ट, सब कुछ सही है, मैं पास करता हूं इस रिपोर्ट को, ठीक है। फाइनेंशियल जो रिपोर्ट आ रखी है वो पास कर रहा हूं। बट डिस्क्लेमर अगर आता है, डिस्क्लेमर आता है, दैट मीन्स के ऑडिटर प्रोवाइड डिस्क्लेमर व्हेन दे आर अनेबल टू वेरीफाई एनी पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल्स ऑन द अकाउंट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऑडिटर अगर डिस्क्लेमर देता है दैट मीन्स कि वो वेरीफाई नहीं कर पा रहा है इन्फॉर्मेशन को जो दे रखी है, तो आइदर वो और इन्फॉर्मेशन मांगेगा या फिर वो कुछ डिस्क्लेमर लिख देगा कि भाई यार ये इशू है, इस वजह से मैं इसको वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूँ, डिस्क्लेमर डाल दिया उधर, ठीक है। क्वालिफाइड रिपोर्ट मतलब क्या? क्वालिफाइड रिपोर्ट मीन्स मतलब कि एग्री नहीं कर रहा ऑडिटर, आर कन्विंस्ड दैट होल और पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू व्यू और द फेयर व्यू, तो वो क्वालिफाइड कर देगा रिपोर्ट को। क्वालिफाइड कर दी मतलब कि आपको डर संभल के रहना है, डिस्क्लेमर में भी संभल के रहना है। क्लीन रिपोर्ट है तो समझ जाओ कि भाई सही है। तो ऑडिटर को ये काम सही से करना होता है ट्रस्ट के साथ में, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके ट्रस्ट पे होते हैं। ये ऑडिटर का काम है कि वो सही से ऑडिट करे। दिस में अराइज व्हेन ऑडिटर्स डिसएग्री विद द अकाउंटिंग पॉलिसी बीइंग फॉलोड बाय द कंपनी। क्वालिफाइड रिपोर्ट तब होगी जबकि जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करी है तो वो सही नहीं करी है, उस गलत किया है, तो उस केस में क्वालिफाइड रिपोर्ट हो जाएगी वो। In the case of disclaimer of opinion or qualified report, disclaimer या qualified report में auditor would elaborate the reason for providing such report। तो उस टाइम पे जो ऑडिटर है वो क्या कर देगा? elaborate कर देगा रीजन क्या है उसके पीछे। While reading the financial statements, the analyst should go through the auditor's report to check whether the auditor have had any reservations, ठीक है। I don't know क्या है, but मुझे समझ में आ गया क्या है कि जब हम लोग रीड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तब आपको कहीं ना कहीं पे ऑडिटर जो पार्ट है, ऑडिटर रिपोर्ट जो है वो देखनी है, ताकि आपको समझ में आए कि वो रिपोर्ट में कुछ गलती तो नहीं है। पता चल रहा है कि ऑडिटर
ने उसको क्वालिफाई या डिस्क्लेमर दे रखा है और आप उस रिपोर्ट को ट्रस्ट कर रहे हो। फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यूजिंग रेशियोज। अब यहाँ से एक्चुअल में हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है मेरे लिए। मुझे लगता है इससे पहले सब थियोरेटिकल था। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि रेशियोज क्या होते हैं। रेशियोज क्या होते हैं जो मतलब इसको एक कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट जो आपके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर जो वन लाइन जो स्टेटमेंट्स हैं दे रखे, मतलब बैलेंस शीट में ये इतना है, ये इतना है, उसमें से दो फैक्टर्स को उठा के कंपेयर करके एक आउटपुट निकालना, उसको बोलेंगे रेशो। ये मैंने मेरे लैंग्वेज में आपको समझाया। ये रेशोज डिफाइन करते हैं और उसके हिसाब से ये चलता है। देखिए मैं बता दूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन दैट नीड टू बी यूज फॉर द फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है उसको यूज करना होता है हमको, ठीक है। thus comparing the financial line items जो होती हैं with another related data point can provide better insight than reading the number on its own, ठीक है। आप खाली जो फाइनेंशियल लाइन आइटम्स हैं, जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं फाइनेंशियल लाइन आइटम्स क्या होता है, बैलेंस शीट है जब हम लोग देखते हैं तो एक एक जो लाइन में जो फाइनेंशियल लाइन आइटम्स हैं दे रखी हैं, वो अगर हम लोग इंडिविजुअली कंपेयर करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम लोग उसको किसी के साथ में कंपेयर करेंगे तो हमें एक प्रॉपर उससे एक इंसाइट मिलेगा कि लाइक नहीं यार, हाँ ये उसका पॉसिबिलिटीज है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि ग्रोथ रेट और पी रेशो, इन दोनों को जब हम लोग करते हैं तो पीजी रेशो निकलता है, राइट। पीजी रेशो मतलब कि उसमें हमने प्राइस टू अर्निंग रेशो ले लिया और डिवाइड बाय उसको हमने ग्रोथ कर दिया। तो जब हम लोग इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें ये एक रेशो मिल रहा है और इससे हमें कहीं ना कहीं पे मालूम चलता है कि कितने ग्रोथ के ऊपर हमें कितना पी वहां पे मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे भी वही लिखा गया है कि आप जो है अगर नंबर्स को इट्स ओन रीडिंग करेंगे तो उसका आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। देयर इज वेयर रेशो एनालिसिस बिकम्स यूजफुल। तो आपको क्या करना है, रेशो एनालिसिस इन्वॉल्व्स एक्सप्रेसिंग वन फाइनेंशियल लाइन आइटम एज परसेंटेज और एज मल्टीपल ऑफ, मतलब एक तो परसेंटेज डिवाइड कर लेंगे या फिर परसेंटेज निकाल के, या फिर मल्टीपल ऑफ टू द अनदर रिलेटेड आइटम। तो जो सेकंड आइटम ये अनदर रिलेटेड लाइन आइटम, तो एक और दो लाइंस को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो उससे एक नया रेशो बनेगा। रेशो एनालिसिस इन्वॉल्व हो जाता है, उससे रेशो एक्सप्रेस होते हैं। समझ गए आप अभी क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है, अभी इसमें आगे सिखाना है आपको मुझे, लेकिन डेप्ट को डिवाइड करेंगे इक्विटी से तब निकल के आएगा डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, राइट। पर डेप्ट एक अलग लाइन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की और इक्विटी एक अलग है। इक्विटी अलग डिफाइन होता है। डेप्ट मतलब कि कितना लोन है, इक्विटी मतलब कि कितना इक्विटी है, इसका कितने एसेट माइनस लायबिलिटीज करेंगे तो इक्विटी निकल के आता है, कितना नेटवर्थ है पता चल जाता है, राइट। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया है, क्लियर। एंड मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, ठीक है। सो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, ओके आगे बढ़ेंगे हम लोग। द रेशियो एनालिसिस इज डन फॉर फॉलोइंग थ्री पर्पसेस। तीन पर्पस के लिए रेशियो एनालिसिस होता है। ये तीन पर्पस यहाँ पे दे रखे हैं, देखिए आप, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज, रेशियो एनालिसिस हेल्प अस टू एड मोर पर्सपेक्टिव व्हाइल डिस्क्राइबिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो दे रखी है, बट उसको और एक्सप्लेन करने के लिए, उसको और डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग रेशियो एनालिसिस यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे वहां पे इसका यूज हो जाता है। डायग्नोस्टिक स्टडीज के लिए, डायग्नोस्टिक एनालिसिस के लिए हेल्प होता है। अंडरस्टैंड व्हाट वर्क एंड फेल टू वर्क फॉर द कंपनी, क्या कंपनी के लिए वर्क करता है क्या नहीं करता है, ऐसा डायग्नोस्टिक एनालिसिस करने के लिए कहीं ना कहीं पे रेशियो एनालिसिस का यूज किया जाता है। ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, 2 पॉइंट्स और 3 पॉइंट और चौथा नन ऑफ द अबव ऐसा कुछ आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, या फिर कुछ मतलब ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो इसको भी आप एक बार पढ़ लेना। Predictive analysis, ratio analysis help us to study the behavior of data which can help us to make assessment of the future or prediction of the future, right? तो समझ में आ गया इतना यहाँ पे। Then commonly used ratio भी देखते हैं क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान देना है आपको, फोकस देना है। इसके ऊपर सम आते हैं, आपको इक्विटी दे दी जाएगी, आपको डेब्ट दे दिया जाएगा
और आपको बोला जाएगा कि इक्विटी टू डेप रेशो निकाल के लेके आओ, सॉरी डेप टू इक्विटी रेशो निकाल के लेके आओ, ठीक है। या फिर आपको एसेट दे दिया जाएगा, लायबिलिटीज दे दी जाएंगी और डेप दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि डेप टू इक्विटी रेशो निकालो। तो आपको इक्विटी पहले निकालना पड़ेगा एसेट माइनस लायबिलिटीज करके, और फिर डेप को डिवाइड करना पड़ेगा उससे, तो आपका डेप टू इक्विटी रेशो आ जाएगा। इस तरीके से चलने वाला है। अभी एक आपको मैंने एक आइडिया दिया, ऐसे मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज दिखाऊंगा अभी जो हमने ऑलरेडी सीख रखे हैं टर्मिनोलॉजीज, उसको यूज करके हम लोग फॉर्मूलाज बनाएंगे। अब पहला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, ऐसे रेशोज जिससे हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे कितना है, तो वो है इबिटा। आपको पता है इबिटा में प्रॉफिट देखा जाता है, इबिट में भी प्रॉफिट देखा जाता है, ऐसे इनको यूज करेंगे। तो हम लोग देखिए आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में कौन कौन से आएंगे। इबिटा मार्जिन आएगा पहले तो, इबिटा मार्जिन आएगा पहले तो, ठीक है। उसके अंदर पैट मार्जिन आएगा। मैं आपको एक और चीज वापस बता रहा हूं, इन फॉर्मूलाज को याद करने का तरीका है, जब भी आपको मार्जिन वर्ड दिखे फॉर्मूलाज के लिए, इबिटा मार्जिन, पैट मार्जिन, तो नीचे क्या आएगा, नेट सेल्स आएगा, नेट सेल्स आएगा नीचे। तो जब भी आपको दिखता है कि इबिटा मार्जिन है तो ऊपर इबिटा डाल दो, नीचे मार्जिन डाल दो, तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपका, राइट। बहुत इजी था ये। तो पहला तो देखो यील्ड अगर आता है तो नीचे क्या आएगा, मार्केट प्राइस, और जिसका यील्ड है करंट यील्ड है तो करंट यील्ड है, सॉरी करंट यील्ड है तो ऊपर बॉन्ड की जो प्राइस आ जाएगी वो आ जाएगी। अर्निंग यील्ड है तो ईपीएस आ जाएगा, डिविडेंड यील्ड है तो डीपीएस आ जाएगा ऊपर, ठीक है। अगर यहाँ पे अर्निंग यील्ड है तो ऊपर ईपीएस आ जाएगा, इस तरीके से। तो आपको समझ में आ गया कि यील्ड का जो भी कोई भी फॉर्मूला आता है आपको, तो आपको नीचे मार्केट प्राइस डालनी है। मार्जिन का कोई भी आता है तो नीचे आपको सेल्स डालना है। नीचे आपको क्या डालना है, सेल्स डालना है, याद रखना है। मार्जिन का कोई भी फॉर्मूला आएगा तो आपको नीचे सेल्स डालना है, याद रखना है। यील्ड का कोई भी फॉर्मूला आता है तो नीचे मार्केट प्राइस डालना है। एक और चीज बता दूं आपको, टर्नओवर का कोई भी फॉर्मूला आता है तो ऊपर सेल्स डालना है और नीचे जिस चीज का रहेगा, अकाउंट का जो भी रहेगा उसको वहां पे डालना है। अभी आपको दिखाऊंगा आगे। ये समझ में आ गया। ये तीन याद रख लो, इसमें आपके आई गेस 3 फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। इसमें प्रॉफिट मार्जिन आएगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन आएगा, 3 नहीं 5 से 6 फॉर्मूला हैं आपके इसमें, ठीक है। 5 से 6 फॉर्मूला मार्जिन के हैं, यील्ड के 3 हैं, करंट यील्ड, अर्निंग यील्ड और डिविडेंड यील्ड, ठीक है। और टर्नओवर के 5 हैं, तो 5 और 5 10 और 3 13 फॉर्मूलाज तो मैंने आपको याद करवा दिया अभी, ठीक है, क्लियर। बाकी मैंने आपको बताया इक्विटी, बाकी तो आपको मैंने बताया कि अगर बीच में 2 आता है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि इक्विटी, सॉरी बीच में अगर 2 डेप टू इक्विटी रेशो है, आपको अगर फॉर्मूला था डेप टू इक्विटी रेशो निकालो, तो डेप्ट हमेशा ऊपर आएगा, 2 इक्विटी नीचे, तो 2 मतलब जो 2 है आगे है वो आगे नीचे आ जाएगा, यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। फिर आगे प्राइस टू अर्निंग रेशो है, तो प्राइस ऊपर आएगी, नीचे ईपीएस आएगा, क्लियर है। प्राइस टू अर्निंग रेशो है, पी रेशो है प्राइस टू अर्निंग, तो प्राइस ऊपर आएगी, नीचे ईपीएस आएगा, क्लियर है। प्राइस टू बुक वैल्यू है, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू, टू के बाद में बुक वैल्यू है तो प्राइस ऊपर आएगी, नीचे बुक वैल्यू आएगा, क्लियर है। इतना सिंपल, वेरी सिंपल। आपको मैंने बहुत सारे फॉर्मूलाज ऐसे ही याद करा दिए मस्ती में, और कुछ ऐसे फॉर्मूला जैसे ईपीएस वगैरह का, तो उसका लॉजिक मैंने बता रखा है। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स, राइट। आई होप ये आपके लिए अभी क्लियर हो चुका है एंड इसमें आपको कुछ डाउट नहीं है, ठीक है। सो अब बढ़े आगे। यस, अब यहां पे देखें क्या है, देखो दिस रेशो इज, देखो इबिटा मार्जिन समझ जाने का, इबिटा है मार्जिन है, मतलब इबिटा डिवाइड बाय सेल्स है, इबिटा डिवाइड बाय सेल्स है, खत्म। ये इतना इजी है। दिस रेशो इज यूजफुल इन फाइंडिंग आउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी प्योरली बेस्ड अपॉन द इट्स ऑपरेशन एंड डायरेक्ट कॉस्ट।
इसमें मुझे लगता है कि डेफिनेशन वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली देखना है EBITDA मार्जिन का फॉर्मूला। एग्जाम में आपको EBITDA मार्जिन आएगा, इसमें कोई आपको ऐसा नहीं है कि ज़्यादा है कम है, इसमें कंपैरिजन नहीं रहेगा। प्रॉफिटेबल खाली मार्जिन निकालना आपको आएगा कि फाइंड आउट द EBITDA मार्जिन इफ द EBITDA इज ये, या फिर आपको बहुत सारे क्या कर दिए जाएंगे कि आपको दे दिया जाएगा सेल्स दे दी जाएगी, उसमें से आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे दिया जाएगा, उसको माइनस करना पड़ेगा आपको, उसको माइनस करना पड़ेगा। फिर उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट से फिर आपको सेविंग एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज दे दिए जाएंगे। फिर आपका EBITDA निकलेगा, और EBITDA निकाल के फिर आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, नेट सेल से, ठीक है। या फिर आपको क्या कर दिया जाएगा, मैंने आपको बताया था सेल्स दे दी जाएगी, आपको बोला जाएगा कि, और इनडायरेक्ट टैक्स दे दिया जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स दे दिया जाएगा, तो आपको सेल्स में से इनडायरेक्ट टैक्स निकालेंगे तो नेट सेल आ जाएगी। फिर आपको इस नेट सेल्स को EBITDA से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेट सेल कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, सेल्स माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। देखो मैं लिख देता हूँ फिर से यहाँ पे, नेट सेल्स लिख लो आप, नेट सेल्स इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ये सेल्स निकलेगी, और आपको अगर EBITDA निकालने का तो EBITDA भी निकलेगा, और फिर EBITDA डिवाइड बाय नेट सेल्स, फिर सम आपको सॉल्व करना पड़ेगा इस तरीके से। समझ रहे हैं, लॉजिक समझो आप क्या है उसके पीछे का। आई होप इट्स योर अंडरस्टैंडिंग, राइट। आई होप इट्स क्लियर टू यू, वेरी क्लियर टू यू। मैं गेस कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। सो a firm with higher EBIT margin indicates that it able to operate the profit with operate the with great efficiency than other peer of groups। अगर peers हैं, मतलब सारे कंपैरिजन कर रहे हैं अगर हम लोग एक सेक्टर के स्टॉक्स को, तो उसमें से जितने भी EBITDA मार्जिन जिसका हाई रहेगा, वो कहीं ना कहीं पे हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐसे स्टॉक्स को EBITDA मार्जिन जिनका हाई रहेगा, ग्रेटर एफिशिएंसी रहेगी उन स्टॉक्स की, ठीक है। EBITDA मार्जिन आर यूजफुल आइडेंटिफाइंग द प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड्स। ऑब्वियसली बात है, EBITDA मतलब ही प्रॉफिट है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आता है। ऐसे आ सकता है EBITDA मार्जिन एंड पैट मार्जिन आर पार्ट ऑफ द प्रॉफिट डैश डैश रेशियोज, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज उसका आंसर रहेगा। शेयर होल्डर्स ऑफ द बिजनेस गेट देयर, देखो पैट मार्जिन क्या होता है अभी, ठीक है। पैट मतलब क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, that is the EBIT, नहीं, profit after tax, that is the net profit, that is the net profit only, okay। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स भरने के बाद में प्रॉफिट, तो EBIT के अंदर से जब हम लोग टैक्स हटा देते हैं क्या बचता है, नेट प्रॉफिट बचता है। सो शेयर होल्डर्स ऑफ द बिजनेस गेट देयर ड्यूज ओनली इन द एंड, तो नेट प्रॉफिट उन लोगों के लिए होता है जो शेयर होल्डर्स होते हैं। उससे पहले इंटरेस्ट का पैसा जाता है, उससे पहले डेप्रिसिएशन निकलता है, अमोर्टाइजेशन निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होते हैं, टैक्सेस हटते हैं, फिर जाके फाइनली पैट बचता है जो कि है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सारे टैक्स हटा के। और ये ऐसा प्रॉफिट है जो शेयर होल्डर्स के लिए होता है, ठीक है, क्लियर है। इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट शेयर पेइंग ऑल द स्टेक होल्डर्स, मतलब जो स्टेक होल्डर्स मतलब जो बाकी लोग हैं उन सबका पैसा निकाल के, गवर्नमेंट का पैसा निकाल के, जो टैक्स हटा के जो फाइनल बचता है वो बचता है पैट, जो कि है शेयर होल्डर्स के लिए बचता है, ठीक है। शेयर होल्डर्स का मनी है वो बाद में जो बचता है, तो शेयर होल्डर्स को आइदर वो बांट दिया जाएगा, उनको वो EPS में से कुछ अमाउंट रिटर्न करके डिविडेंड में बांट दिया जाएगा, राइट। या फिर कुछ अमाउंट डिविडेंड में बांटने से अच्छा वो लोग उसको होल्ड करके उसको फर्दर यूज करेंगे। दो तरीके, हेंस दे वुड लाइक टू नो हाउ मच ऑफ द बिजनेस जनरेटेड बाय द कंपनी एक्चुअली कम्स देयर वे, ठीक है। दिस फाउंड बाय द कैलकुलेट पैट मार्जिन, यहाँ पे लिखा है पैट मार्जिन इज इक्वल्स टू पैट डिवाइड बाय नेट सेल्स, जो मैंने आपको बता रखा है। अब मैंने इतना टाइम इसके ऊपर इसके लिए वेस्ट किया ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आए, आप ये फॉर्मूलाज को कभी भूलो नहीं। एग्जाम में इसके ऊपर सम आते हैं, और ये सम कहीं ना कहीं पे 10 मार्क्स तक के आ सकते हैं, और 10 मार्क्स आप क्यों छोड़ोगे आपके एग्जाम के लिए, आपकी एग्जाम निकलनी चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पे टाइम दे रहा था। अब आगे के फॉर्मूलाज थोड़े से ईजी हैं, और आई होप कि आपको समझ में आ गया, तो आगे भी मैंने आपको जो ट्रिक सिखा रखी है कैसे याद रखना है इन फॉर्मूलाज को, वो भी। अब रिटर्न रेशियोज मतलब क्या होगा मुझे बताओ, बिना देखे बताओ। रिटर्न में क्या आता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट, एक तो ये हो गया, या रिटर्न ऑन नेटवर्थ हो गया, या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न क्या है वो आ जाएगा यहाँ पे, तो ROC इसको बोलते हैं,
ई इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको ही RONW बोलते हैं, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, राइट। देखो यहाँ पे वाइल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो गिव्स सेंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी पर रूपी ऑफ सेल्स बाय द बिजनेस, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी बताएगी 1 रुपए के सेल्स के ऊपर कितना है। दे डू नॉट कम्युनिकेट एनीथिंग ऑन प्रोडक्टिविटी, वो प्रोडक्टिविटी के बारे में कुछ बात नहीं करते, वो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, रिटर्न के ऊपर बात करेंगे। ऑफ द ईच रूपी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, एक पैसा 1 रुपीज अगर इन्वेस्ट किया तो उस पर क्या मिल रहा है उस पर बात करेंगे। दिस पार्ट ऑफ अलोकेशन of capital and its productivity is captured through the comparing profit with the capital employed in the business, ठीक है। तो दो फॉर्मूलाज हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने आपको ऊपर बता दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी सिंपल सी बात है, रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी पे कितना प्रॉफिट आया समझो। देखो रिटर्न कितना आया ऑन इक्विटी, राइट है इसके, तो कितना प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट कितना आया इक्विटी पे, तो उसका फॉर्मूला आएगा नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या, इक्विटी। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, पैट डिवाइड बाय इक्विटी, यस यस। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, नेट प्रॉफिट और पैट डिवाइड बाय नेटवर्थ, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या। क्या इसको इन दोनों को आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर दिया जाए, आउटस्टैंडिंग शेयर से इसको भी डिवाइड कर दिया जाए, इसको समझ लो आप, ठीक है, मैं इतना लिख नहीं रहा हूँ। सो नेट प्रॉफिट को आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करेंगे तो ईपीएस आएगा, और नेटवर्थ को आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, बुक वैल्यू आएगा। तो क्या आरओई का फॉर्मूला ये भी है क्या, यस ये भी है। क्या आरओई का फॉर्मूला ये भी है क्या, क्या ये भी है क्या, यस ये भी है। क्या ये भी है क्या, ये भी है। इजी है ना, बहुत इजी है, राइट। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये फिर से जिसको समझ में नहीं आया एक और बार बता देता हूँ, ये वाली चीज़ ये ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में इसके ऊपर से सम आता है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बुक वैल्यू और नेटवर्थ आती है और आप हैंग हो जाते हो तुरंत वहाँ पे कि कैसे सॉल्व करें उसको। देखो सिंपल सी बात है, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट किसके ऊपर, इक्विटी के ऊपर। इक्विटी के ऊपर कितना नेट प्रॉफिट निकला, मतलब इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न आया। अब इसको भी हम लोग डिवाइड करते हैं, नेट प्रॉफिट को शेयर से, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से, और इसको भी हम लोग डिवाइड करते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर से, दोनों को भी हमने आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर दिया। तो नेट प्रॉफिट को जब शेयर से डिवाइड करते तो फॉर्मूला इसका क्या वैल्यू निकल के आता है, ईपीएस निकल के आता है। अगर मैं गलत हूँ तो ईपीएस का फॉर्मूला देखो फॉर्मूला शीट में जाके, फॉर्मूला शीट कहाँ मिलेगी आपको, टेलीग्राम में जाना है और आपको फॉर्मूला शीट सर्च करना है मेरे, टेलीग्राम में जाओ, telegram.me/nifty, उसमें फॉर्मूला शीट सर्च करो निफ्टी, उसमें आपको सारे फॉर्मूला लिखे हुए मैंने। telegram.me/nifty जाना है, उसमें ज्वाइन करो चैनल को, सर्च में जाओ, फॉर्मूला शीट पर फॉर्मूला सर्च करो, आपको फॉर्मूला शीट नाम की एक फाइल आएगी, उसका पासवर्ड है 123 डालना है, आपका पीडीएफ खुल जाएगा, उसमें सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं सारे के सारे, उसमें जाके आप कभी भी ढूंढ सकते हो। उस फॉर्मूला शीट को अगर आपने लर्न कर लिया, याद कर लिया, या फिर 14 सेशन में आपको मिल ही जाएगा, उसको अगर आपने याद कर लिया तो आपके बारे में आ रहे कि आपकी एग्जाम निकलेगी फिक्स है, ठीक है। ये क्लियर है। अब देखो यहाँ पे पैट डिवाइड बाय नेटवर्थ, पैट डिवाइड बाय इक्विटी, पैट ही मतलब नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट मतलब ही पैट होता है, और नेटवर्थ मतलब ही इक्विटी होता है। इसके लिए दो फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे, क्लियर है। आई होप इट्स मेकिंग सेंस फॉर यू एंड यूर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग प्रॉपरली, राइट। सो कैन वी गो फर्दर। In other words, ROE considered the operating efficiency of the firm, the efficiency with which the assets are used by the business to generate revenue and financial leverage used by the business. तो कहीं ना कहीं पे इक्विटी कितना पैसा लगाया, कितने पैसे पे कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लीवरेज ले रखा है, वो समझ में आ जाता है यहाँ पे। इन ऑर्डर टू कंपेयर two metrics, we should use average net worth during the
पीरियड रादर देन द नेटवर्थ, तो एवरेज नेटवर्थ भी आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। बट स्टिल देखिए आई डोंट थिंक सो कि एवरेज नेटवर्थ, देखो एवरेज नेटवर्थ का क्या फ़ायदा है कि नेटवर्थ जो है कहीं ना कहीं पे रोज चेंज होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहेगी। मार्केट कैप भी जो है आपको देखा होगा आपने चेंज होते रहेगा, तो कहीं ना कहीं पे अगर आप एवरेज नेटवर्थ लेंगे तो आपको एक क्लियर डेटा मिलेगा क्या है, राइट। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या, एसेट माइनस लायबिलिटीज, राइट, या टोटल इक्विटी प्लस डेप्थ, ये है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। तो एग्जाम में आपको क्या होगा, आपको बोलेंगे कि आरओसी निकालो, पर आपको एसेट दे देंगे, लायबिलिटीज दे देंगे और ईबिट दे देंगे। तो आपको एसेट और लायबिलिटीज से पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा और फिर ईबिट को कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करेंगे तो आरओसी मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या रिलेशन है। या फिर आपको एग्जाम में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम में आपको एग्जाम में इक्विटी दे रखा होगा, टोटल डेप्थ दे रखा होगा और ईबिट दे रखा होगा। तो आपको, या हाँ ईबिट दे रखा होगा, सही। तो आपको टोटल इक्विटी प्लस डेप्थ को आप जब ऐड करेंगे तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा, फिर उसको ईबिट से डिवाइड करना है, ठीक है। या फिर आपके एग्जाम में पता है क्या होगा, एक और बताता हूं आपको। देखो आपके एग्जाम में जो ईवी वैल्यू होती है ना, ईवी एंटरप्राइज वैल्यू दे रखी होगी, उससे आपको इक्विटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इक्विटी की वैल्यू आप निकालोगे, फिर उसको उसमें डेप्थ भी दे रखा होगा, उन दोनों को ऐड करोगे तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा और फिर आरओसी निकालने के लिए आपको ईबिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड करना पड़ेगा। क्लियर है? आई होप इट मेक्स सेंस फॉर यू। और इसके लाइव एग्जांपल आपको 14 नंबर के चैप्टर में मिल जाएंगे, चैप्टर नंबर 14 में आप जा सकते हैं, तब देख सकते हैं। अभी नहीं, अभी आप टेंशन मतलब इन फॉर्मूलास को खाली याद रख लो, जब सम आएगा तो अच्छे से देंगे। 50 सम्स मैंने सॉल्व करके दिए हैं उसके अंदर आपको, ठीक है। 15 सम्स खाली, नॉट एमसीक्यूज, लाइक थेरी एमसीक्यूज नहीं है। थेरी एमसीक्यूज के लिए आपको कहाँ जाना है आपको पता है, यूदेमी की लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे, ठीक है। आप बोलेंगे जज भाई सिर्फ एडवर्टाइजिंग करते रहते हो आप। एडवर्टाइजिंग नहीं करता हूँ, लेकिन अभी कुछ लोगों का कैसा है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आप लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट से देख रहे हैं, इसके लिए आपको पता है वो रिपीट हो रहा है आपके लिए, लेकिन कुछ लोग डायरेक्टली यहाँ पे चैप्टर 12 पे आ रहे हैं, या चैप्टर 8 पे आ रहे हैं, या चैप्टर 12 पे आ रहे हैं, 11 पे आ रहे हैं, तो उन लोगों को पता नहीं है। इसके लिए उन लोगों के लिए वो मुझे बताना पड़ रहा है, ठीक है। सो उस चीज़ का आप ख्याल रखना। सो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। अगर आपको कुछ भी ऐसे बोरिंग लगता है पार्ट तो आप उसको स्किप कर सकते हैं ना आगे जाके, ठीक है। हाइयर द रेशो बेटर द फर्म सिंस जनरेटिंग द हाइयर रिटर्न, ठीक है। जितना हाई रेशो रहेगा आरओसी और आरओई उतना अच्छा रहेगा। लीवरेज रेशो मतलब क्या है, कितना लोन उठा के बैठे हुए हैं कंपनी, कहीं ऐसा तो नहीं बहुत कंपनी का लोन है, तो उसके अंदर आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियोज और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि कितना इंटरेस्ट, अगर ईबिट कमाया है आज के दिन के लिए, प्रॉफिट आया है, तो वो कितने टाइम का इंटरेस्ट पे कर सकता है आने वाले, कि डिफॉल्ट तो नहीं हो जाएगा, कितने टाइम तक, अब जितना ये ज्यादा रहेगा उतने मंथ्स के लिए ये इंटरेस्ट पे कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे देखो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, इट वुड बी प्रूडेंट फॉर द इन्वेस्टर टू अवॉइड कंपनीज विथ एक्सट्रीम हाई लेवल ऑफ डेब्ट। अगर ज्यादा डेब्ट है किसी कंपनी के ऊपर, जैसे अदानी हो गया, तो आप देखिए उसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आपको कंपेयर करके मालूम चलता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, जब डेब्ट को हम लोग डिवाइड करेंगे इक्विटी से, और ये अगर एक से ज्यादा है तो कहीं ना कहीं पे कंपनी के ऊपर लोन ज्यादा है, याद रखना है, ठीक है। कंपनी के ऊपर लोन ज्यादा है। ऑन मोस्ट कंजर्वेटिव बेसिस डेब्ट टू इक्विटी ऑफ 1 और लेस शुड बी कंसिडर एज अ बेंचमार्क। एक से कम अगर है तो बहुत अच्छा रहेगा, एक से ज्यादा तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा रिस्क रहेगा, और 2-3 से ज्यादा तो फिर तो बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा वो। चलो देखते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को भी हम लोग, और बाकी रेशियोज को भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे, मैं एक मिनट वेबसाइट खोल लेता हूँ, देखो मैं यहाँ पे स्क्रीनर डॉट इन ओपन करूंगा, एंड जब मैं स्क्रीनर डॉट इन ओपन करूंगा, जस्ट सेकेंड, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है या, हाँ ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिलायंस ओपन करेंगे पहले। तो मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, एक लॉगिन करते हैं ताकि मेरे सारे जो रेशोज है यहाँ पे लोड हो जाए, ठीक है। जो जो यहाँ पे रेशोज थे, आरओसी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह सब यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे देखना है। देखो आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, पैट मार्जिन, इबिटा मार्जिन, देखो
अब यहाँ पे मैं कोई भी XYZ कंपनी विप्रो ओपन कर लेता हूँ जस्ट कुछ सेकंड के लिए। तो यहाँ पे देखिए आप रेशियोज ऐड करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं जब लिखता हूँ पैट मार्जिन नेट नेट, देखो मार्जिन के सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। मार्जिन देखो, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे लेटेस्ट क्वार्टर का, ठीक है। यहाँ पे सब नेट प्रॉफिट मार्जिन प्रीवियस ईयर का आ गया, तो यहाँ पे सब आ गया यहाँ पे देखो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आप डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है, राइट। पर डेब्ट अलग से दे रखा है यहाँ पे, कितना है 16,000 करोड़ का लोन है उसके ऊपर, और इक्विटी कितना है यहाँ पे, इक्विटी को ROE दे रखा है, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। ROCE दे रखा है 10 साल का पूरा, ठीक है। और उसके बाद में EPS दे रखा है, बुक वैल्यू है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, राइट। अब यहाँ पे और एक और फॉर्म ये था, किधर गया, जो मार्जिन के तो नहीं दिख रहे, मार्जिन हम लोग बना भी सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यहाँ पे एक रेशो था, कहाँ गया वो, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, ये कितना होना चाहिए था, 1 से कम होना चाहिए, राइट। तो लेट्स सी 1 से कम है क्या डेब्ट टू इक्विटी रेशो। यहाँ पे देखो डेब्ट टू इक्विटी रेशो विप्रो का 0.22 है। इसके लिए मैं बोलता हूँ विप्रो में कोई ज़्यादा लोन नहीं है, ठीक है, ठीक है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो हम लोग देखेंगे रिलायंस का, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी कंपनी, तो वहाँ पे थोड़ा लोन तो होगा ही। यहाँ पे 0.44 का है, तो रिलायंस कहीं ना कहीं पे एक अच्छी कंपनी है। अब हम लोग देखेंगे इन्फी का, इन्फी पे कितना लोन है, ठीक है, कम है या ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.09, तो बहुत अच्छा है, डेब्ट फ्री है एकदम ही, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, ठीक है। तो ये आपको देखो कंपनीज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ एक खतरनाक चीज़, अदानी एंटरप्राइजेस। मैं क्यों बोलता हूँ ये एक डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है 1.67 की, हाईली लिवरेज्ड है। यहाँ पे देखेंगे अगर आप नीचे कॉन्स पे लिखा होगा कि कंपनी इज, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 9, ओके, बट यहाँ पे इसमें लिखा हुआ होना चाहिए था कि ये बहुत ही हाईली डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है। अभी स्क्रीनर में जाके आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे आप जो है स्क्रीन्स में जाके, यहाँ पे क्रिएट न्यू स्क्रीन्स में जाके जो शेयर्स डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, इफ डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज ग्रेटर देन 2, ऐसे स्टॉक्स निकल के आ जाएंगे। देखो अभी ये सारे स्टॉक्स के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 2 से ज़्यादा है। मतलब ये देखो अशोका बिल्डकॉन, तो अशोका जो बिल्डकॉन का जो स्टॉक है, कहीं ना कहीं पे आप देखिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कितना आ रहा है 2.45 का, तो इसको तो कतई अवॉइड करना है आपको। देखो यहाँ पे लिखा होगा कि, नहीं लिखा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, देखो हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब कि इंटरेस्ट पे करने का भी पैसा नहीं है, बहुत कम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे ऐड नहीं किया है, इसको भी हम लोग डाल देंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अच्छा ओके, ऐड नहीं होगा शायद से, मैक्सिमम इतने अलाउड होंगे। हो गया क्या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नहीं एक आध निकालना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों को एक आध यहाँ पे नेट प्रॉफिट रहने देते हैं, करंट रेशियो रहने देते हैं, ओके ऐड तो कर दिया है, रिफ्रेश नहीं हुआ शायद से। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहाँ ऐड हुआ, ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा है अभी तो, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं हर चीज़ को, ठीक है। ऐसे अभी मैंने मैक्सिमम ऐड कर दिया, मुझे इसको एडिट करके अच्छे से डालने पड़ेंगे सारे रेशियोज, तो एक कहीं ना कहीं पे मिलता है। समझ में आया कैसे करना है। फिर से आ जाते हैं हमारे शीट के ऊपर, ठीक है। सो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे दे रखा है, अगर ये 1 से ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं पे लोन ज़्यादा है। सिंपल सी बात है ना, देखो डेब्ट और इक्विटी, इक्विटी मतलब मार्केट है, डेब्ट मतलब लोन है। टोटल पैसा इक्विटी से ज़्यादा है या लोन से, इक्विटी मतलब भी आपने बोरो किया है पैसा और आपको यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं है देने का, लेकिन डेब्ट में क्या है, आपको एक इंटरेस्ट देना है। तो डेब्ट अगर ज़्यादा है कहीं ना कहीं पे तो वो रिस्की है, इक्विटी ज़्यादा रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कंपनी को, ठीक है। ये समझने वाली बात है। तो अगर यहाँ पे डेब्ट बढ़ते जाएगा, यहाँ पे 10 है डेब्ट और इक्विटी यहाँ पे खाली 2 है, तो यहाँ पे 5 का है, तो मतलब दैट मीन्स कि 10 बहुत ज़्यादा है लोन 2 से, तो 5 जितना ज़्यादा आएगा यहाँ पे रिस्की रहेगा आपके लिए। बट अगर यहाँ पे जितना छोटा अमाउंट रहेगा, ये जितना बड़ा रहेगा इक्विटी, उतना यहाँ पे कम अमाउंट आएगी, वो आपके लिए सही रहता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो मतलब कि आप कितना इंटरेस्ट आने वाले टाइम में पे कर सकते हैं। अगर 22 का इंटरेस्ट है तो 22 मंथ्स का आप इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, ठीक है, या सॉरी 22 ईयर्स का आई गेस, राइट। देख लेते हैं, the ratio will be less than 1 or negative in the business, which means that the earning are less than the interest or earning are negative
इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, इसमें लिखा हुआ नहीं है एक्चुअल में, बट कुछ इसी तरीके से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रहता है कि मल्टीप्लाइज में देखते हैं उसको। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर 12 का है तो 12 महीने या 12 साल के लिए हम लोग इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। तो इतना पैसा हमारे पास में है, इतना प्रॉफिट है हमारे पास, नहीं सॉरी 12 महीने का। तो ईबिट से कंपेयर किया जाता है, याद रखना, जब भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आएगा तो ईबिट ही आएगा और उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस से डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, कितने ईबिट से हम लोग कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस चुका सकते हैं, ये फॉर्मूला है। तो ईबिट से हम लोग कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस चुका सकते हैं, कितने महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस चुका सकते हैं, ये उसका मतलब है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे लिक्विडिटी रेशियोज की तरफ। ठीक है, एंड आई होप आपको यहाँ तक सारे रेशियो समझ में आ गए। लिक्विडिटी रेशियो मतलब कि अगर आज के दिन में मुझे पैसा चाहिए तो मैं कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि एसेट में तो मैंने ज़मीन लेके रखी हुई है, तो क्या मैं उसको लिक्विडेट कर सकता हूँ? तो वो उसमें भी देखिए आप करंट रेशियो मतलब क्या है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट मतलब जो करंटली अभी के अभी बेच कर लेके आ सकते हैं, ऐसे उसमें से करंट लायबिलिटीज को डिवाइड करेंगे तो करंट रेशियो निकलता है। ठीक है, ये भी आपका वन रेशियो मोर देन वन, दैट मीन्स कि कंपनी हैज करंट एसेट्स मोर देन द करंट लायबिलिटीज। तो एसेट्स अगर ज़्यादा है लायबिलिटीज तो एक अच्छी बात है, अगर करंट रेशियो एक से ज़्यादा है तो वो अच्छा है, उसके पास में एसेट्स ज़्यादा है, ये क्लियर होता है, राइट। तो अगर करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज ये इसका अगर आप देखेंगे, करंट एसेट डिवाइड बाय, देखो इसको मिक्स मत करना, इक्विटी इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस लायबिलिटीज होता है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड का मार्क है बीच में, याद रखना। सो मैं वापस से लगे तो इसको एक बार आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देता हूँ। देखो, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। एक और चीज याद रखो, करंट यहाँ पे वर्ड आ रहा है करंट रेशियो, आप भूल जाओगे कि करंट रेशियो कैसे निकालना है। तो करंट यहाँ पे वर्ड आ रहा है तो समझ जाओ कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को डिवाइड करना है, याद रखना है इस चीज को। और जो ये करंट रेशियो है, यहाँ पे ऐसा ही एक और रेशियो है क्विक रेशियो में ऐसा होता है कि ये जमीन या जो भी ऐसे कुछ एसेट से, करंट एसेट कभी कभी बहुत टाइम लेते हैं वो भी लिक्विडेट होने के लिए, तो उस केस में से इन्वेंट्री को हटा दिया जाता है। ठीक है, इन्वेंट्री माइनस कर दी जाती है। तो बस सिंपल सा, यहाँ पे करंट एसेट डिवाइड बाय लायबिलिटीज है, आपको यहाँ पे करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री करना है और डिवाइड बाय लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज करना है। सही है, क्लियर है इतना। अब एग्जाम में क्या आएगा मालूम है आपको क्विक रेशियो दिया होगा, करंट एसेट दिए हुए होंगे, करंट लायबिलिटीज दी होगी, आपको बोलेंगे कि इन्वेंट्री फाइंड करो। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, आपको सबके वैल्यूज, क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिखो, उसमें सब में वैल्यूज पुट करो और इसको इधर ट्रांसफर करके इन्वेंट्री ले लो। इतना तो आपको आता होगा, मैं गेस कर रहा हूँ कि आपको इतना तो मैथ्स आता होगा, बेसिक मैथ्स आपको पता ही होगा, राइट। और नहीं भी आता है तो मैंने सॉल्व करके दिखाया 14 नंबर के चैप्टर में, वहां से आप देख लेना। या फिर आपको क्या आएगा मालूम है, आपको आएगा मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पे, सॉरी, आपको यहाँ पे करंट रेशियो दे रखा होगा, करंट एसेट दे रखा होगा और आपको लायबिलिटीज निकालनी होगी, और लायबिलिटीज से आपको लायबिलिटीज निकालनी होगी आपको, फिर लायबिलिटीज को आपको यहाँ पे डालना होगा और करंट एसेट को यहाँ पे डालना होगा, और क्विक रेशियो भी दे रखा होगा या फिर इन्वेंट्री दे रखी होगी कुछ, तो उसमें से फिर आपको एक वैल्यू निकालनी होगी। एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं सब, ये दोनों फॉर्मूलाज को मिक्स करके ही आते हैं। मैंने इसके लाइव एग्जांपल्स दिखा रखे हैं 14 नंबर के चैप्टर में, 14 सेशन के अंदर, वहां से आप इसको देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट है इफिशियंसी रेशियो, इफिशियंसी चेक करने के लिए। ठीक है, अब मैं एक और चीज बता देता हूँ आपको, इफिशियंसी रेशियो में सारे टर्नओवर रेशियोज रहेंगे, टर्नओवर, और एक और चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, जस्ट जहां पे, पहले मैं बता दूं वापस से एक और बार, देखो एक और बार सुनो, जहां पे यील्ड आएगा, यील्ड का स्पेलिंग गलत है क्या, नहीं, यील्ड आएगा नीचे, मार्केट प्राइस आएगा। ठीक है, जहां पे मार्जिन आएगा वहां पे नीचे क्या आएगा, सेल्स आएगा, और जहां पे टर्नओवर आएगा वहां पे ऊपर सेल्स आएगा। तो यहाँ पे जो भी जिस चीज का भी रहेगा
उसके अंदर एक्स की वैल्यू डाल देनी है, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। मैंने आपको कैसे याद करना है इसको बता रखा था ऑलरेडी, अब आप इसको नोट कर लो। अब देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, रिवेन्यू मतलब ही सेल्स होता है क्या? यस, राइट, सेल्स और रेवेन्यू एक ही चीज है, राइट। देखो यहाँ पे अभी अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर, टर्नओवर आ गया, अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल नीचे आ गया, नीचे आ गया अकाउंट रिसीवेबल, और ऊपर सेल्स आ गई, रेवेन्यू आ गया। क्लियर है? ठीक है। अकाउंट पेएबल टर्नओवर, अकाउंट पेएबल नीचे आ गया, ऊपर परचेसेस या सेल, परचेसेस सेल्स आ गई, ऊपर सेल्स आ गई यहाँ पे। ठीक है, सेल्स लिख लो आप, यहाँ पे भी सेल्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में सेल्स और रेवेन्यू में से एक वर्ड आएगा। एसेट टर्नओवर रेशो आ गया, नेट सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट। यहाँ पे कंफ्यूज किया है, बट तीनों भी नेट सेल्स, रेवेन्यू, सेल्स, ये सब चीज़ों में से एक चीज़ आती है। अगर आपको सेल्स दे रखा है और आपको नेट सेल्स निकालनी है तो कैसे निकालोगे? सेल्स माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि जीएसटी वगैरह होगा तो वहाँ पे उसको माइनस कर देना है। आ रही है समझ में? ये भी एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं आपको। ये इतना इजी लैंग्वेज में आपको कोई नहीं समझाएगा, इतना इजी कौन बताएगा मुझे, बताओ आप। है क्या कोई वीडियो है, बताओ, यूट्यूब पे है तो बताओ मुझे भी, इतना इजी वे में। तो नेट सेल आ गया, मैंने बताया टर्नओवर आया मतलब ऊपर नेट सेल आएगा, किसका है? एसेट का टर्नओवर, तो नीचे टोटल एसेट्स आ गए, सिंपल। इन्वेंट्री है तो क्या आएगा? टर्नओवर है, ऊपर सेल्स आ गया, जैसे मैंने बोला आपको, सेल्स या रेवेन्यू ऊपर आएगा, नीचे इन्वेंट्री आएगा डिवाइड में। तो सेल्स डिवाइड बाय इन्वेंट्री, सेल्स डिवाइड बाय एसेट, सेल्स डिवाइड बाय अकाउंट पेएबल, ठीक है, देन सेल्स डिवाइड बाय अकाउंट रिसीवेबल। याद हो गए फॉर्मूलाज आपको? क्यों नहीं होंगे बताओ? उसको याद करना भी नहीं है आपको, लॉजिक समझ के जाओ एग्जाम में। मैं बताता हूँ आपको, फॉर्मूलाज याद करना हार्ड नहीं है। मैंने बताऊंगा आपको, मैं सच बताता हूँ मेरा सीन क्या होता है। एग्जाम में गया मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ना, मैंने ना सम्स ही नहीं किए, खाली थ्योरी करके गया था। और मुझे लगा था कि यार, और मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, मैंने ना ऐसी मस्ती में एग्जाम देने के लिए सोचा था कि लाइक चलो देख के देखते हैं एक बार। तो वो ना ऐसे ही मतलब खाली थ्योरी एक बार पढ़ लिया एंड गया मैं। तो मार्क्स इतने हैं, 48 मार्क्स है थ्योरी के ऊपर, खाली 48 मार्क्स है। एंड अब उसके बाद में जब मैंने सम्स किए सही से, तब जाके 75 या 70 नहीं सॉरी 78 पॉइंट कुछ तो आया है, राइट। 78 बहुत अच्छे मार्क्स है आरए के एग्जाम के लिए। मैं आपको यहाँ पे उसका सर्टिफिकेशन डालता हूँ। 78 पॉइंट समथिंग कुछ है, 76 है, मुझे पक्का नहीं पता, ऐसा कुछ आया है, देखना पड़ेगा। मैं भी इसके यहाँ पे साइड में सर्टिफिकेट डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप एग्जाम तभी निकाल सकते हो ये वाली, जब आप सम करके जाओगे। और बहुत ही ईजी है यार, क्या हार्ड तो है नहीं। फॉर्मूला शीट याद करके जाओ, सब हो जाएगा, ठीक है, सारे उसमें। ड्यू पॉइंट एनालिसिस क्या है यार? कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे आरओई मैंने आपको जस्ट बताया, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी फॉर्मूला है ना, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी, सही है ना। इक्विटी को डिवाइड बाय करेंगे आउटस्टैंडिंग शेयर से तो क्या आएगा? इक्विटी का आउटस्टैंडिंग तो बुक वैल्यू आएगा। नेट प्रॉफिट को आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ईपीएस आएगा। तो यही ईपीएस वाला फॉर्मूला यहाँ पे, बुक वैल्यू वाला फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या है? मार्जिन है, इसके लिए नीचे सेल्स आया, नेट प्रॉफिट मार्जिन इसके लिए ऊपर नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। एसेट टर्नओवर रेशो, टर्नओवर रेशो एसेट टर्नओवर, टर्नओवर आ गया मतलब ऊपर सेल्स आएगा, राइट, और एसेट नीचे, इसके लिए एसेट आएगा, ठीक है। लीवरेज मतलब कि एसेट कितना, एसेट्स कितने हैं लिक्विड इक्विटी के ऊपर, ठीक है। तो लीवरेज, बाकी लीवरेज कितना रखा है वो दिख जाएगा यहाँ पे। तो तीन फॉर्मूलाज को यूज करने के बाद में हमें, जब हम तीन फॉर्मूलाज को मल्टीप्लाई करते हैं, ये तीनों फॉर्मूलाज को, इसके ड्यू पॉइंट एनालिसिस का मतलब ये है, जब आप इन तीन फॉर्मूलाज को मल्टीप्लाई करोगे एक दूसरे से, तो आपको नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी मिलेगा, जो कि फॉर्मूला है आरओई का। तो आरओई को निकालने के लिए आप इन तीनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट एनालिसिस। खत्म हो गया, इसके अलावा कुछ मत करो, इससे क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है आपको, क्वेश्चन नहीं आएगा ड्यू पॉइंट एनालिसिस से, मुझे 100% पता है नहीं आएगा। बाकी आपकी मर्जी, आपको कुछ पढ़ना है करना है लेके जाओ। मैंने आपको बताया कि लॉजिक क्या है। देखो सेल्स, सेल्स से सेल्स कट गई, एसेट से एसेट कट गई, बची क्या? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी। तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी वही है आपका ईपीएस डिवाइड बाय बुक वैल्यू, वही आपका आरओई, आरओई, आरओई नहीं, वो गाना याद आ गया मेरे को, क्या क्या था? तुम ही हो आरोही,
आरोही जयकांत शिखरे ना, सॉरी नहीं नहीं नहीं, जयकांत शिखरे तो वो उसमें था, आई डोंट नो यार, ठीक है चलो। आरोही कुछ तो था यार, मैं भूल गया अभी। ठीक है, तुम ही हो पिक्चर है ना, तुम ही हो, मूवी का नाम भी तुम ही हो है या क्या कुछ और है, आई डोंट नो। मैं मूवीज बॉलीवुड ज़्यादा देखता नहीं, मुझे साउथ मूवीज पसंद है। और अगर आप लोगों को भी साउथ मूवीज पसंद है तो एक बार कमेंट में बता दो यार, पसंद है क्या। साउथ मूवीज में मज़ा होता है, या फिर हॉलीवुड की मूवीज। ठीक है, बॉलीवुड की मूवीज, हाँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साउथ की मूवीज में कोई सर पैर नहीं होता, फिजिक्स नहीं होता, लेकिन यार मज़ा आती, स्टोरीज होती है वहाँ पे, स्टोरीज मैटर करती हैं एक्चुअली। थोड़ा सा सह लेंगे अजीब चीज़ें, लेकिन स्टोरीज मैटर करती है। देखो कहाँ से कहाँ चले गए। ठीक है, आर ओ ई है वो, आर ओ ही नहीं है। ठीक है, आर ओ ही, आर ओ ई। ठीक है, हाँ। सो फॉरकास्टिंग यूजिंग, देखो रेशियो एनालिसिस खत्म हो गया है अभी हमारा, रेशियोज हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। एंड अब हम लोग बढ़ते हैं फॉरकास्टिंग यूजिंग रेशियो एनालिसिस।